कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, बस थोड़ा सा धैर्य रख, सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 7 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछाएंगे और आप इस वीडियो को पूरा रखने के बाद इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में पूरे 2020 का देखिए जनवरी से लगाए दिसंबर तक की जो है सारे पीडीएफ को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर वाले मैंने सभी को फ्री कर दिया है क्योंकि आपका 2021 में बहुत सारा एग्जाम लगा हुआ है। तो मेरे तरफ से एक गिफ्ट समझिए आपकी आगामी परीक्षा के लिए। तो 2020 का ये सारा का सारा पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि 2021 के एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न करंट अफेयर का ना छूटे। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दी गई है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। देखिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के। तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने। तो देखिए मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। देखिए अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टोटल 8 राज्यों के राज्यपाल जो है नियुक्त किए हैं और इन 8 के नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ करना नहीं है, स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिए इस पेज का और इन 8 का नाम रट जाइएगा। देखिए कर्नाटक के नए राज्यपाल अपॉइंट हुए हैं थावर चंद गहलोत। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मिजोरम के नए राज्यपाल बने हैं डॉक्टर हरि बाबू कम्भम पति, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है। और चौथा राज्य आपका है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं कौन, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और गोवा के नए राज्यपाल बने हैं PS श्रीधरन पिल्लई। और त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं सत्यदेव नारायण आर्य। झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं रमेश बैस। और हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं बंडारू दत्तात्रेय। देखिए जो अच्छी न्यूज़ होती है आप एक काम किया कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको फेसबुक पे शेयर कर दिया कीजिए और व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा लिया कीजिए ताकि वो न्यूज़ जो है थोड़ा सी प्रसारित होगी और मतलब जितने भी लोग देखेंगे उनको भी इससे प्रेरणा मिलेगी, उनका भी तैयार रहेगा। तो ये पेज जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के स्टेटस पे लगा लीजिएगा। दूसरा कि 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है। तो देखिए अभी हाल ही में MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह इन दोनों को चुना गया है टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में। देखिए इस बार जो उद्घाटन समारोह होगा तो इसमें एक महिला और एक पुरुष को चुना गया है। इसका एक विशेष कारण है। देखिए पहली बार टोक्यो ओलंपिक में लिंग समानता सुनिश्चित करने के लिए भारत से एक पुरुष और एक महिला दो ध्वजवाहकों को जो है चुना गया है। और MC मैरी कॉम के बारे में आप जानते होंगे, ये जो है 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज हैं यानी कि बॉक्सर हैं। और मनप्रीत सिंह कौन है, ये जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। तो ये जो हो गया उद्घाटन समारोह का बात, ठीक है। देखिए जब ये जो टोक्यो ओलंपिक समाप्त होगा तो इसका समापन समारोह भी आयोजित होगा। तो समापन समारोह में 2018 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता बजरंग पुनिया जो है 8 अगस्त को ध्वजवाहक होंगे भारत की तरफ से। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। और तीसरा प्रश्न हमारा कि हाल ही में किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है। तो देखिए FY3E को लॉन्च किया गया है चीन यानी कि चाइना के द्वारा। देखिए जो FY3E है ये नाम मतलब इस नाम का जो ये उपग्रह है ये असैन्य सेवा के लिए सुबह के समय के लिए विश्व का पहला मौसम उपग्रह होगा और ये 8 सालों तक सेवा देगा। यानी कि जो सैटेलाइट होता है, देखिए हर सैटेलाइट यानी कि उपग्रह की यानी कि कृत्रिम उपग्रह की लाइफ होती है, कोई 8 साल कोई 10 साल। तो जो आपका FY3E है इसका लाइफ टोटल कितना है, 8 साल का है। और आपको बता दूं ये विश्व के बर्फ से ढके हिस्से, समुद्र की सतह के तापमान, प्राकृतिक आपदा और पारिस्थितिकी की भी जो है निगरानी करेगा। और ये मौसमी आपदाओं का प्रभाव घटाने में मदद करेगा चीन के। तो चीन का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है क्या, FY3E। इसको जो है बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए चीन ने भी हाल ही में लॉन्च किया है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो है 1000 विकेट पूरे कर लिए हैं।
तो देखिए इंग्लैंड के एक तेज गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन। इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कुल 1000 विकेट जो है पूरे कर लिए हैं। देखिए जो एंडरसन है ये इस सदी में 1000 प्रथम श्रेणी विकेट पूरे करने वाले 14वें गेंदबाज और 5वें फास्ट बॉलर यानी कि तेज गेंदबाज हैं। और जो आपके जेम्स एंडरसन हैं इन्होंने 261 फर्स्ट क्लास मैचों में अब तक 1002 विकेट अपने नाम कर लिए हैं। तो इसको याद रखिएगा। और पांचवा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद किस देश के सबसे बड़े एयरबेस को खाली करके अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है। तो देखिए अमेरिकी सैनिकों ने अभी हाल ही में अफगानिस्तान में जो है अपने 20 वर्षों के लंबे युद्ध के बाद अपना जो एयर बेस था उसको खाली करके अपने सैन्य अभियान को समाप्त करने की घोषणा की है हाल ही में। देखिए इसकी सुबुगाहट बहुत पहले से चल रही थी। ये पूरी घटना क्या है, इस घटना को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि ये घटना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बात है 11 सितंबर 2001 की। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में एक आतंकवादी हमला हुआ था और इसमें लगभग 3000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। देखिए 3000 बहुत बड़ी संख्या होती है। और इसमें हाथ था इस्लामिक आतंकवादी समूह अल कायदा का। देखिए अल कायदा का जो प्रमुख था इसका नाम था ओसामा बिन लादेन। तो इसको जो है इसका दोषी ठहराया गया था। और उसके बाद फिर अमेरिका की सेना ओसामा बिन लादेन को ढूंढने लगी, इसको कहाँ पकड़ के साले को मारा जाए। तो इसने इसको जो है मारा भी गया था, कहाँ पे, पाकिस्तान में। उसमें ड्रोन हमला हुआ था, ठीक है। और देखिए कट्टरपंथी इस्लामवादी तालिबान नाम का एक समूह है जो कि उस समय अफगानिस्तान पर शासन कर रहा था। इसने लादेन की रक्षा और उसे सौंपने से इनकार कर दिया था। इसलिए 9/11 के हमले के एक महीने के बाद, ठीक है, अमेरिका ने अफगानिस्तान के विरुद्ध हवाई हमले ऑपरेशन एंड्रोइंग फ्रीडम के द्वारा जो है किसको मारा था, ओसामा बिन लादेन को। और उसके बाद फिर क्या हुआ, इसके पश्चात नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन गठबंधन जो है इसने भी अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी कि अफगानिस्तान अगर ओसामा को जो है समर्पित नहीं करता अमेरिका को, तो हम जो है अफगानिस्तान पे वहाँ पे अटैक कर देंगे। देखिए लंबी कार्रवाई के पश्चात अमेरिका ने तालिबान शासन को उखाड़ फेंका और अफगानिस्तान में एक ट्रांजिशनल सरकार की स्थापना की। वैसे भी देखिए अफगानिस्तान दुनिया का सबसे आसान देशों में से एक है। वहाँ पे कभी भी बम विस्फोट हो सकता है। अगर आप मार्केट में गोलगप्पे खा रहे हैं तो कोई ठिकाना नहीं कि आप गोलगप्पा खाते खाते कब अल्लाह को प्यारे हो जाएं। देखिए अमेरिका की वापसी का कारण क्या है, अमेरिका क्यों अफगानिस्तान से हट गया, इसका भी एक मूल कारण है। देखिए अमेरिका का ये मानना है कि तालिबान के विरुद्ध चल रहा जो युद्ध है ये अजेय है, ठीक है। यानी कि अजेय क्या होता है, अमर होता है। और अमेरिकी प्रशासन ने वर्ष 2015 में मुरी में पाकिस्तान के द्वारा आयोजित तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच में पहली बैठक के लिए अपनी एक प्रतिलिपि भेजी थी। हालांकि जो मुरी वार्ता थी उससे कुछ प्रगति हासिल नहीं की जा सकी, अमेरिका को निराश होना पड़ा। और उसके बाद फिर दोहा वार्ता हुई। वहाँ पर तालिबान के साथ सीधी बातचीत के उद्देश्य से अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए एक विशेष दूत नियुक्त किया था कतर के दोहा में। और उन्होंने दोहा में तालिबान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी 2020 में अमेरिका और विद्रोहियों के बीच में समझौता हुआ। तो फरवरी 2020 में समझौता हुआ। और दोहा वार्ता जो है इसके शुरू होने से पहले तालिबान ने ये कहा था कि वो केवल अमेरिका के साथ सीधी बातचीत करेगा, न कि काबुल सरकार के साथ, यानी कि जो अफगानिस्तान की सरकार है उसके साथ तालिबान जो है कोई भी वार्ता नहीं करेगा, सीधे अमेरिका के साथ वार्ता करेगा, जिसे उन्होंने मान्यता नहीं दी थी। यानी कि जो अफगानिस्तान की सरकार है, देखिए पहले क्या था, तालिबान का कब्जा था किस पे, अफगानिस्तान पे। बाद में अमेरिका जब घुसा अफगानिस्तान में तो उसने वहाँ पे एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना करवाई। और उसी स्वतंत्र सरकार को जो है मान्यता नहीं दी तालिबान ने कहा कि हम मानेंगे नहीं कि अफगानिस्तान में कोई सरकार है। तो उसी बात पे ये अभी भी अड़ा था। और अमेरिका ने प्रक्रिया से अफगानिस्तान सरकार को अलग रखते हुए इसलिए जो है इस मांग को प्रभावी ढंग से स्वीकार कर लिया और विद्रोहियों के साथ सीधी बातचीत शुरू कर दी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर पाकिस्तान अमेरिका ने कहा कि ये तालिबान बदतमीज़ आदमी है और ये लग रहा है सुधरेगा नहीं, और अब फालतू में अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और अभी कोई ऐसी समस्या भी नहीं है कि तालिबान कुछ अटैक वगैरह कर रहा है। तो इसीलिए अमेरिका ने कहा चलो ठीक है हम अपने घर जाते हैं, बहुत दिन हो गया दूसरे देश में रहे हुए। तो इसलिए अमेरिका वापस चला गया, कहाँ से, अफगानिस्तान से। छठवां प्रश्न है कि विश्व जूनोस दिवस कब मनाया जाता है। देखिए जो आपका विश्व जूनोस दिवस है ये 6 जुलाई को मनाया जाता है हर साल।
और इस दिन की शुरुआत 6 जुलाई 1885 से हुई थी, जब लुई पास्चर ने रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक प्रशासित किया था। और ये जो जो आपका रेबीज है, ये क्या है? रेबीज जो है एक कहा जाए जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी क्या होती है? ये एक संक्रामक रोग है जो जानवरों से मनुष्य में फैलता है। सातवां प्रश्न की हाल ही में आंध्र प्रदेश और किस राज्य के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं पर पुलिस बलों को तैनात किया गया? देखिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक बवाल हो गया पानी को लेकर। देखिए, पानी को लेकर ही बवाल होता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। देखिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक ही राज्य थे, आपको पता ही होगा, बाद में ये डिवाइड हो गए थे। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते अभी हाल ही में जल विद्युत परियोजनाओं पर पुलिस बलों को तैनात किया गया ताकि बवाल ना हो। देखिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने जो कृष्णा नदी है, ठीक है, तो कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड में शिकायत की है कि तेलंगाना द्वारा बिजली उत्पादन हेतु श्रीशैलम परियोजना के जल का प्रयोग किया जा रहा है। और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड ने अपने हालिया आदेशों में तेलंगाना से बिजली उत्पादन बंद करने को भी कहा था कि भाई तुम इस पानी का मिसयूज ना करो। लेकिन तेलंगाना की सरकार के द्वारा कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के आदेशों की अवहेलना के कारण ये तनाव पैदा हो गया। तो ये पूरा मैटर है। और आठवां प्रश्न की हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर टेलीस्कोप के कार्यकाल में कितने वर्ष का विस्तार किया है? तो देखिए, इस टेलीस्कोप के कार्यकाल में टोटल 2 वर्ष का विस्तार किया गया है। ये 2 वर्षों तक और सेवा देगा। और इस विस्तार के पश्चात जो नासा का ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट यानी कि NEO हंटिंग स्पेस टेलीस्कोप है, ये जून 2023 तक जो है कार्य करेगा। देखिए, दिसंबर 2009 की बात है। दिसंबर 2009 में वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर मिशन के रूप में लॉन्च किया गया जो आपका ये टेलीस्कोप है, जिसका नाम क्या है? नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर, ठीक है। तो ये टेलीस्कोप मूलतः अवरक्त तरंगदैर्घ्य के माध्यम से संपूर्ण आकाश का सर्वेक्षण, क्षुद्रग्रहों, सितारों और गहरे अंतरिक्ष में दिखाई देने वाली कुछ आकाश गंगाओं का पता लगाने का कार्य कर रहा था। तो ये अभी 2 सालों तक और काम करेगा, जून 2023 तक, ठीक है। नवा प्रश्न की हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज भानुका राजपक्षे पर खिलाड़ियों के अनुबंध के उल्लंघन को लेकर कितने डॉलर का जुर्माना लगाया है? तो देखिए, ये अमाउंट आपका जुर्माने का है $5000। देखिए, अगर कोई भी खिलाड़ी अनुबंध करता है, अगर वो अपने एग्रीमेंट से इधर बिधर करता है कुछ हरकतें, तो उस पर जो है उसको पेनाल्टी लगाई जाती है, उसको निलंबित भी कर दिया जाता है। तो वही काम हुआ है श्रीलंका के क्रिकेटर हैं भानुका राजपक्षे, उन पर श्रीलंका की क्रिकेट बोर्ड ने जो है भानुका राजपक्षे पर अनुबंध के उल्लंघन को लेकर $5000 का जुर्माना लगाया है। और आपको बता दूं, इस जुर्माने के साथ साथ इनको जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से खेलने पर 1 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। साथ ही इन पर 2 सालों के लिए निलंबन भी लगा दिया गया है, ठीक है। इनको 2 साल के लिए क्रिकेट से निलंबित भी कर दिया गया है। 10वां प्रश्न की हाल ही में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म जिसका नाम फ़ोनपे है, तो फ़ोनपे ने किसके साथ में पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर के लिए कॉन्टैक्टलेस स्कैन एंड पे फीचर लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? तो देखिए, फ़ोनपे ने फ्लिपकार्ट के साथ ये समझौता किया है। देखिए, आप मतलब जो आपका फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, आपने वहाँ पे अगर कोई परचेजिंग वगैरह की होगी तो आपने देखा होगा कि हम परचेजिंग करते हैं तो उसको पहले ऐड कार्ट का ऑप्शन आता है, कार्ट में उसको ऐड करते हैं, लास्ट में इकट्ठे जो चीज़ आप सेलेक्ट करते हैं उसके लिए पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट करने के लिए कई सारे ऑप्शन आते हैं, उसमें एक ऑप्शन फ़ोनपे का भी है। तो अगर आप फ्लिपकार्ट से ख़रीदारी करते हैं तो आप फ़ोनपे से जो है पेमेंट कर सकते हैं। और इसीलिए जो है ये समझौता किया गया है फ़ोनपे और फ्लिपकार्ट के बीच में। फ्लिपकार्ट की बात करें, देखिए फ्लिपकार्ट का मुख्यालय है कर्नाटका के बेंगलुरु में। इसके CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। और फ़ोनपे जो है इसके CEO हैं समीर निगम और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। 11वां प्रश्न की भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक किस स्थान पर आयोजित होगा? तो देखिए, जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, देखिए ये हर साल गोवा में ही आयोजित होता है। इस साल इसका 52वां संस्करण जो है ये 20 से 28 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। और इस साल एक विशेष बात ये रहेगी, इस बार जो है भारतीय सिनेमा के लेजेंड श्री सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी यानी कि 100 साल पूरे होने के अवसर पर इस वर्ष से
जो आपका सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इसको शुरू किया जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न की हाल ही में किस मंत्रालय ने NIPUN यानी कि निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखिए, इस निपुण भारत कार्यक्रम को शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। निपुण का पूरा नाम क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी। देखिए, जो मोदी सरकार की योजनाएं होती हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। इनका जो नाम होता है ये बहुत यूनिक होता है। इसका फुल फॉर्म इसका भी बाप होता है। तो ये इसीलिए जो है मैक्सिमम एग्जामिनर फोकस यही करते हैं कि वो उसका फुल फॉर्म उठा के पटक देते हैं एग्जाम में, और जो स्टूडेंट होता है वो इसीलिए चित हो जाता है। तो आप एक पेज जो है बनाइए, उसमें जितनी भी मोदी सरकार की योजना है उसका जो है नाम लिखिए, और नाम लिखने के बाद उसका फुल फॉर्म लिख लीजिए कि किस योजना का क्या फुल फॉर्म है। ठीक है, तो निपुण का पूरा नाम क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी। और सबसे बड़ी चीज़, इस निपुण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, जो निपुण कार्यक्रम है इसका उद्देश्य है भारत में प्रत्येक बच्चे को 2026-27 के वित्तीय वर्ष तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त हो। और अभी हाल ही में इस निपुण कार्यक्रम को लॉन्च किसने किया है? यहाँ पे एक व्यक्ति दिख रहे हैं जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि भारत के एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री हैं। 13वां प्रश्न है कि द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए, द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी पुस्तक को लिखा है वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन ने। देखिए, जो गोपाल कृष्ण गांधी हैं ये 4 दशकों से अधिक समय तक एक प्रशासक, राजनयिक, लेखक और विशिष्ट सार्वजनिक बुद्धिजीवी रहे हैं, और इनके लेखन ने विविध विद्याओं को फैलाया है। इनकी गहरी विद्वता के साथ साथ राजनीतिक, इतिहास, साहित्य और संस्कृति के मुद्दों के साथ गहन जुड़ाव दोनों को प्रदर्शित किया गया है। तो जो पुस्तक है इसका नाम और राइटर का नाम याद रखिएगा। पुस्तक का नाम है द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। इसको लिखा है 2 व्यक्तियों ने मिलकर। नाम क्या है इनका राइटर का? वेणु माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन। 14वां प्रश्न की हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किस कंपनी को भारत में कोविड-19 दवा जिसका नाम है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी कि 2DG के निर्माण और विपणन के लिए लाइसेंस दिया? देखिए, अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में था 2DG, और 2DG जो है ये कोरोना के लिए बहुत बेस्ट दवा है। तो इसको बनाया किसने है? DRDO ने बनाया है। लेकिन DRDO जो है चाहती है कि इसको जो है हम इसका लाइसेंस बहुत सारे कंपनीज को दे दें ताकि इसका निर्माण बहुत ज़्यादा हो। मतलब देखिए, कोई चीज़ अगर अधिक क्वांटिटी में उपलब्ध रहेगी तो होगा क्या कि वो मार्केट में सस्ती रहेगी। मतलब अगर सप्लाई अधिक है तो उसका रेट कम रहेगा, लेकिन अगर क्या होगा, डिमांड अधिक होगी और सप्लाई कम होगा तो वो चीज़ महंगी हो जाती है। तो डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स की चीज़ है, उसको आप अपना इकोनॉमिक्स में कवर कीजिएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2DG की। इसका निर्माण किया है DRDO ने, और DRDO ने भी इसका लाइसेंस लॉरस लैब को दिया है ताकि ये दवा जो है सस्ती और सुलभ बन जाए आम जनता के लिए। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन डे में। देखिए, आज की क्वेश्चन डे का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में कौन इंग्लैंड के पूर्व कप्तान चार्लेट एडवर्ड को पछाड़कर सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? बताइए। दूसरा कि हाल ही में किस राज्य में 149 साल पुरानी दरबार मुंह परंपरा को खत्म कर दिया गया? बताइए। तीसरा कि त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन बने? नाम बताइए इनका। चौथा कि ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस को किसने जीता है? बताइए। पांचवा कि कौन सी महिला तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक बन गई है? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सूत्रों की। देखिए, का पहला प्रश्न था कि हाल ही में भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने किस स्थान पर दक्षिण कोरियाई पोत के साथ एक सैन्य अभ्यास किया है? तो देखिए, ये प्लेस आपका है पूर्वी चीन सागर, और बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर बताया था कल। दूसरा प्रश्न था कि हाल ही में किस बैंक ने 1 जुलाई को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए, बैंक आपका है भारतीय स्टेट बैंक। और तीसरा था कि भारत सरकार ने 2021-22 की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई से सितंबर के लिए डाकघर बचत खाता ब्याज दर को कितना रखा है? तो इसको इन्होंने 4% रखा है। चौथा था कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 20वें स्थान पर है।
पांचवा था कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 2019-20 के लिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट जारी किया? तो इसको शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसके लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगा लीजिएगा और इसको शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।